अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस डबल ए क्लास। और बेटा आज जो हमारी इस क्लास का मकसद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, ये आपके ऑडिट की बैकबोन है। अब मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। बेटा याद करें हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें आई हैड टॉट यू के एक आपके पास जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, बेटा उसका काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। और उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए कंट्रोल्स को भी टेस्ट करता है। अब जब एक ऑडिटर कंट्रोल को टेस्ट करके आगे बढ़ेगा तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने की बारी बारी आएगी, जिसका नाम होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ये जो चैप्टर है, मतलब अभी हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं पढ़ रहे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स से एक क्लास पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। ये जरा देखिएगा नेक्स्ट, उस पे नेक्स्ट स्लाइड्स पे बेटा एक आइजा भी मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा जो है आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। लेकिन उससे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरा समझ लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज है जिसका हमने ऑडिट परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम उसको टेस्ट तो कर लें, कि चेक कर लें, समझ लें कि वो है क्या चीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या चीज। अब जरा देखें, एक सबसे पहला पॉइंट तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बेटा आप सब बच्चे जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास बेटा 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं पुराना नाम इस्तेमाल करूं तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप चेक कीजिएगा, आपके पास तो चीजें होती हैं रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग बेटा कहाँ कहाँ होती है? रिकॉर्डिंग होती है बेटा आपके पास इनकम स्टेटमेंट में, रिकॉर्डिंग होती है बेटा आपके पास बैलेंस शीट में, रिकॉर्डिंग होती है बेटा आपके पास कैश फ्लोज में, रिकॉर्डिंग होती है बेटा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटा आपके पास कितनी चीजें? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स भी आते हैं, जिसका मतलब होता है नंबर 5 एलिमेंट, जिसको आप कहते हो नोट्स टू दी अकाउंट्स। क्या कहते हैं बेटा? नोट्स टू दी अकाउंट्स। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके बेटा नाम मैंने आपको बताया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू दी अकाउंट्स। और ये आपके बेटा बेटा नंबर 5th एलिमेंट, नोट्स टू दी अकाउंट्स। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी राइट नाउ कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टेस्ट कैसे करना है। बेटा इस वक्त हमारा जो पर्पस है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। अब होता क्या है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी गहराई में जाके समझना है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अजर्शंस। बेटा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा तवज्जो के साथ। बजाहिर अजर्शंस एक छोटा टॉपिक है, बजाहिर अजर्शन एक छोटा टॉपिक है। आज की इस क्लास के कुछ पार्ट में अजर्शन खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब हमारी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बारी आएगी, जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो बेटा अजर्शंस ही अजर्शंस होंगी। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ें, अच्छी बात है, रिटेन्ड है, वरना फिर बेटा आप इसको रिवाइज भी जरूर करें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई कॉल इट अ बैकबोन चैप्टर, दिस क्लास द बैकबोन चैप्टर ऑफ द ऑडिट। बेटा सबसे पहला पॉइंट, अजर्शंस किसे कहते हैं? अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं बेटा अजर्शंस क्या है। लेट्स से बेटा फॉर एग्जांपल कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैं अपनी क्लास की एग्जांपल दूं कि टुमारो वी हैव अ क्लास एट 12 o'clock। ये मैं रिटन स्टेटमेंट लिखकर दे दूं, सामने वाला बंदा बोलेगा हारिस हनीफ इज अजर्टिंग। अजर्टिंग, अजर्शन का जो लफ्ज है बेटा वो निकला है अजर्शन का जो लफ्ज है वो निकला है अजर्ट से। अजर्ट का मतलब होता है टू डिक्लेयर समथिंग। बेटा अजर्ट का मतलब होता है टू डिक्लेयर व्हाट? समथिंग, किसी चीज को डिक्लेयर करना, इन्फॉर्म करना। एक और छोटी मिसाल, आप शहर में जा रहे हैं, रास्ते में साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ये एरिया एयरपोर्ट जा रहा है, ये एरिया कहाँ जा रहा है, ये एरिया कहाँ जा रहा है, ये रूट कहाँ जा रहा है। बेटा ये आपकी लोकल अथॉरिटी की तरफ से असर्शन है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वो आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। एक और मिसाल,
मेरी वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको एक बेटा पीस ऑफ पेपर पर फॉर एग्जांपल लिख कर दिया कि टुमारो वी हैव अ क्लास एट 12 o'clock, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपने मेरा वो पेपर उठाना है और आप देखोगे, आप बोलोगे दिस इज द असर्शन ऑफ हारिस हनीफ। तो बेटा आप कॉलेज में जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ते थे व्हाटएवर, तो बेटा कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगा होता है कि आज क्लास कौन से रूम में। ये कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से असर्शन है। असर्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ असर्शंस हैं, जो कि कौन डिक्लेयर कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जरा सुने बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असर्शन का आसान लैंग्वेज में मतलब बताऊं कि जो डायरेक्टर्स दावा करते हैं, जो डायरेक्टर्स क्लेम करते हैं, अब डायरेक्टर के क्लेम एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। बेटा इम्प्लाइड कहते हैं वो चीज जो अंडरस्टूड है, और एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि आप इसको वर्ड्स के जरिए से बोलोगे, आप इसको वर्ड्स के जरिए से बोलोगे। अगर कोई चीज फिगर लिखी हुई है बेटा, वो एक और बेटा आसान लैंग्वेज, असर्शन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स बोलती हैं। मैं और आसान करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई भी फिगर की तशरी असर्शन है, तशरी इंटरप्रिटेशन, कि वो फिगर आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती है, उसको कहते हैं असर्शन। अब आते हैं डेफिनेशन पे। बेटा असर्शन क्या है? दीज आर डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डिक्लेरेशंस है, या तो अल्फाजों के जरिए से या अंडरस्टूड। और बेटा जो अंडरस्टूड चीज होती है ये फिगर्स में होंगी। किसमें होंगी? फिगर्स में। और जो वर्ड्स में चीजें होंगी वो बेटा आपको मिलेंगी नोट्स में। कहाँ मिलेंगी बेटा? नोट्स टू दी अकाउंट्स के अंदर। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डायरेक्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ असर्शन है, कुछ डिक्लेरेशंस है, कुछ बातों के मतलब है छुपे हुए। एंड दीज असर्शंस आर यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस एंड फॉर कंसीडरिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आसान लैंग्वेज में बताओ बेटा, आसान लैंग्वेज में, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंदर असर्शन को चेक करता है। एक और मिसाल, मैं तो ये कहता हूं समझाने के लिए कि असर्शंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रगे हैं, नस है, जैसे इंसान की नस होती है ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रगे हैं, असर्शंस। सिंपली रिमेंबर द असर्शन बाय निमोनिक ACCA कवर P, ACCA कवर P। बेटा ACCA कवर P का मतलब क्या है? ये असर्शन है जो एक ऑडिटर चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मीनिंग्स के लिए। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो बात के मतलब होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको कुछ बोलना चाहती हैं, वो असर्शन है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर फिगर आपको कुछ ना कुछ बात का मतलब बता रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर फिगर आपको बेटा कुछ ना कुछ मतलब डिक्लेयर कर रही है, वो असर्शन है। और बेटा मोस्टली असर्शंस क्या होती हैं? अंडरस्टूड होती हैं। अब आ जाए बेटा ACCA कवर P, एलोकेशन क्लासिफिकेशन। ये बेटा ACCA की एब्रीविएशन है, मतलब ये हमारा ACCA का कोर्स नहीं है, तो ये एब्रीविएशन बनाई हुई है, एलोकेशन। बेटा सबसे पहला पॉइंट, किसी भी असर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा यहाँ पर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपने बेटा 5 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स पढ़ी थी, 5 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स, 5 क्लासेस ऑफ अकाउंट्स, यानी कि मेन हेड्स। बेटा अब जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है वो हो गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। बेटा आपके मेन हेड्स, 5 मेन हेड्स है आपके, 5। और वो 5 मेन हेड्स कौन से बेटा? इसको मैं निमोनिक क्लियर के नाम से आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या चीज है। बेटा देखो, C का मतलब क्या आएगा? कैपिटल। L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गई है? ये हो गई है बेटा आपकी असर्शंस का पहला एक स्टेप। क्या चीज है? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। बेटा ये आपके मेन हेड्स है, ये आपके क्या है? मेन हेड्स। अब जरा एक छोटी सी मिसाल सुने बेटा, एलोकेशन और क्लासिफिकेशन। एलोकेशन रेफर करता है बेटा मेन हेड्स को। किसको रेफर करता है बेटा? मेन हेड्स को।
मतलब डायरेक्टर्स ने फिगर्स मेन हेड्स में सही लिखी हैं। क्लासिफिकेशन बेटा रेफर करता है सब हेड्स को। किसको बेटा? सब हेड्स को। सब हेड्स कौन से होते हैं? जैसे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूं बेटा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके पास एसेट है और ये आपके पास नॉन करंट एसेट है, और इसमें मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल $200 की। और मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा एक चीज और, वो मैंने लिख दिया बेटा आपके पास कैश। कैश मैंने लिख दिया है, हाँ मुझे पता है मैं गलत लिख रहा हूँ, कैश लिख दिया बेटा 50। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया करंट एसेट। करंट एसेट में मैंने लिखा इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ठीक है बस, और प्री पेमेंट्स नहीं है फॉर एग्जांपल। बेटा ये हो गई आपके पास 100 की, और ये हो गई आपके पास 100 की। बेटा इफ आई कैन मेक इट टोटल, तो चलो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 50। ये हो गया बेटा आपके पास 50, 100, और ये मिला के कितने हो गए? 200 और 200 400। बेटा कुल मिलाकर अगर आप एक चीज चेक करें तो आपके पास का टोटल बेटा कितना बन रहा है? 400। अब बेटा यहाँ पर मसला पता है क्या है? यहाँ पर मसला ये है कि आप, मसला का है, ये मसला है, इसको कहते हैं बेटा मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलत बयानी करना। आप इंग्लिश में बोलोगे कि हारिस हनीफ यू हैव करेक्टली एलोकेटेड द कैश। कैश को बेटा एसेट की फैमिली में तो लिखा, एलोकेशन सही है, लेकिन क्लासिफिकेशन मेरी यहाँ पर गलत है। आप बोलेंगे कैश इज करेक्टली एलोकेटेड बट इट इज मिस क्लासिफाइड। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं? आप बोलेंगे कैश इज correctly allocated but it is misclassified. But it is what? Misclassified. बेटा ये मिसक्लासिफाइड है, यानी कि क्लासिफिकेशन में गड़बड़ है, क्लासिफिकेशन में गड़बड़ है। तो बेटा आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, यहाँ पर ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल, मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर घुस के उसकी असर्शन चेक करता है। क्या चेक करता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस। अब ये असर्शंस किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बैलेंस शीट उठाई, मैंने देखा यार ये एसेट करेक्टली, मतलब कैश करेक्टली एलोकेटेड तो है, एसेट की फैमिली में लिखा हुआ है, लेकिन क्लासिफिकेशन सही नहीं है इसकी। दैट इज द थिंग। और ये डायरेक्टर की तरफ से दावा है। बेटा आप एक छोटी सी बात बताएं, डायरेक्टर कभी भी ये बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गलत है? नहीं, डायरेक्टर का दावा क्या है? सब कुछ ठीक है। तो बेटा डायरेक्टर का जो दावा है, उन दावों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असर्शंस। तो बेटा एक तो हो गई आपके पास एलोकेशन, क्लासिफिकेशन। फिर क्या बेटा? कंप्लीटनेस। बेटा कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कि ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है बेटा आपके पास? आर कंप्लीट। क्या क्या चीजें कंप्लीट है बेटा? आपकी रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट है और आपके नोट्स भी कंप्लीट है, मतलब नोट्स टू दी अकाउंट्स और रिकॉर्डेड फिगर्स। बेटा अब आप एक छोटी सी मुझे बात बताइएगा, सोच के, सोच समझ के, जहन पे जोर डाल के, ज्यादा जोर नहीं डालना जहन पे। डायरेक्टर्स का कहना क्या होगा? मतलब यू पीपल आर द ऑडिटर एंड आई एम द फाइनेंशियल डायरेक्टर। आपने मुझे बोला हारिस भाई बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दो, मैंने कहा ये लो इनकम्प्लीट है, क्या मैं ये बोलूंगा? नहीं, मेरी तरफ से क्या असर्शन होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंप्लीट है, चेक आपको करना है, चेक आपको करना है कि कंप्लीट है या नहीं है। फिर क्या बेटा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा आपके पास मैथमेटिकल टोटल, मैथमेटिकल टोटल इज एक्यूरेट। बेटा मैथमेटिकल टोटल इज व्हाट? एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब बेटा क्या है? 2 + 3 = 5। ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है, यानी कि फिगर्स आर एक्यूरेट। फिगर्स आर एक्यूरेट। बेटा ये दावा किसका है? मैनेजमेंट का दावा है। मैनेजमेंट का क्लेम है, मैनेजमेंट का क्लेम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, नंबर 1 वो सही एलोकेटेड है, मतलब मेन हेड में सही लिखा है, सब हेड में सही लिखा है, कंप्लीट है, टोटल बिल्कुल ठीक है, टोटल बिल्कुल ठीक है। बेटा ये डायरेक्टर्स का दावा है, डायरेक्टर्स का क्लेम है। फिर आ जाओ बेटा कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है बेटा? कट ऑफ सीधा जाकर टच करता है आपके एक्रुअल कॉन्सेप्ट को। बेटा कट ऑफ का मतलब ये है
कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं डायरेक्टर्स ने उसको करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट टाइम पीरियड। करेक्ट टाइम पीरियड, बेटा करेक्ट टाइम पीरियड का मतलब ये क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट। याद करो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा ट्रांजैक्शन हो रिकॉर्ड कर लो, एक्चुअल का वेट नहीं करो। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर का ऑर्डर आया है। लेट्स से बेटा कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड। ऑर्डर रिसीव्ड बेटा कब हुआ है? लेट्स से हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल 27 दिसंबर 2020 को कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होता है। लेकिन बेटा गुड्स डिलीवर्ड ऑन 16 जनवरी 2021। अब आप बेटा मुझे एक बात बताओ, आपका जो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड IFRS 15 वो क्या कहता है कि जब आपकी परफॉर्मिंग कंडीशन मीट हो जाए तो बेटा यहाँ पर सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? 2020 में नहीं, सेल रिकॉर्ड होगी करेक्ट टाइम पीरियड में। अगर आपने इसको 2020 में रिकॉर्ड कर दिया तो कट ऑफ एरर है। कट ऑफ का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कट ऑफ के साथ। इसका मतलब है जो कुछ अंदर लिखा है वो सही टाइम पीरियड में लिखा हुआ है। तो बेटा सेल शुड बी रिकॉर्डेड इन जनवरी 2021। और बेटा अगर आपने इसको 2020 में रिकॉर्ड कर दिया तो देयर इज अ कट ऑफ एरर। बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इफ रिकॉर्डेड इन 2020 तो बेटा ये कट ऑफ एरर है। क्या है? कट ऑफ एरर। तो बेटा कट ऑफ का बेसिकली मतलब ये है कि जो कुछ भी लिखा है वो सही अकाउंटिंग पीरियड में लिखा है। ट्रांजैक्शंस जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो सब सही अकाउंटिंग पीरियड्स में रिकॉर्डेड है। इसको कहते हैं कट ऑफ। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक असर्शन है। बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट है। उसके बाद बेटा आ जाओ अपने पास अकरेंस पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकरेंस? अकरेंस का मतलब क्या है? बेटा अकरेंस का मतलब ये है कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है, मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में लेट से बेटा कोई डॉक्यूमेंट, इधर तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। बेटा फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन लिखी है। तो डायरेक्टर्स का कहना ये है कि जो ट्रांजैक्शन लिखी है वो एक्चुअल में अकर हुई है, वो एक्चुअल में अकर हुई है, झूठी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बेटा जो ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड वर genuinely occurred, नॉट फेक। ट्रांजैक्शन बेटा जो रिकॉर्डेड है वो वाकई में वाकया पेश आया था, झूठी ट्रांजैक्शंस नहीं है। फिर आ जाए बेटा वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बेटा? आपकी एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। बेटा वैल्यूएशन हम लोग कहेंगे यहाँ पे ईयर एंड वैल्यू को। और बेटा ईयर एंड वैल्यू किसकी होती है? एसेट की होती है। ईयर एंड वैल्यू किसकी होती है बेटा? लायबिलिटी की होती है। ईयर एंड वैल्यू किसकी होती है? इक्विटी की होती है। बेटा डायरेक्टर्स का कहना यह है कि जितनी भी चीजें हैं, एसेट, इक्विटी, लायबिलिटीज, ये सब अपने अपने सही वैल्यू पर रिकॉर्डेड है। ये क्या है बेटा? आपके पास इक्विटी और लायबिलिटीज। बेटा इसमें कहने का मकसद ये है दे ऑल आर एट देयर appropriate values। अब आप बेटा एक छोटी सी बात मुझे बताएं, एप्रोप्रिएट वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? बेटा एक एप्रोप्रिएट वैल्यू आपके पास हो सकती है, मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे नेट बुक वैल्यू, जैसे आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू,
जैसे बेटा आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज की फेयर वैल्यू, जैसे बेटा आपके पास क्या होती है पार वैल्यू बेटा एक्सेट्रा। जो चीज जिस चीज के ऊपर रिकॉर्डेड है वो अपनी अपनी अप्रोप्रिएट वैल्यूज के ऊपर रिकॉर्डेड है। किसके ऊपर रिकॉर्डेड है बेटा? अपनी अपनी अप्रोप्रिएट वैल्यूज के ऊपर रिकॉर्डेड है। इसको कहते हैं वैल्यूएशंस। फिर आ जाए बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? किसी चीज की फिजिकल प्रेजेंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ बराबर वाले कमरे में मैंने 4 नए लैपटॉप्स ला के रखे हुए, तो पढ़े ना, है एग्जिस्टेंस है, वजूद है। यानी कि बेटा आपका एसेट, आपकी इक्विटी और आपकी लाइबिलिटी बेटा दे ऑल एग्जिस्ट, दे ऑल व्हाट एग्जिस्ट। लेकिन सेल एग्जिस्ट नहीं करती, सेल अकर होती है, सेल होती है, होती है, सेल होती है, अकरेंस कहते हैं इसे। सेल होती है और जब सेल होती है तो रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है, कस्टमर एग्जिस्ट करता है। नाउ बेटा यू हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बेटा कंपनी का राइट होता है, ऑब्लिगेशन होती है। राइट होता है ऑन एसेट, ऑब्लिगेशन होती है बेटा ऑन लाइबिलिटीज। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं बेटा, आपने लीजिस के ऊपर एक फैक्ट्री ली है, लीजिंग के ऊपर बेटा एक फैक्ट्री ली आपने, मतलब एक जमीन पूरी लीज पर ली हुई आपने, या कोई भी एसेट लीज पर लिया हुआ है बेटा। उस एसेट के ऊपर आपका राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है बेटा। अगर मैं बोलूं तो राइट टू यूज द फैक्ट्री, आपका हक है उस फैक्ट्री के ऊपर, राइट टू यूज। और बेटा आपके पास क्या है? ऑब्लिगेशन भी है, ऑब्लिगेशन टू पे लीज रेंटल। आई बात समझ में? तो बेटा दिस इज नोन एज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब आप एक छोटी सी बात बताएं, अगर आपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को चेक करना है, इसका मतलब आप असर्शन चेक कर रहे हो। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात के मतलब छुपे हुए हैं, इसको असर्शंस कहते हैं। और अब आ जाओ बेटा आपके पास क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेटा कहते हैं लेआउट फॉर्मेट, लेआउट या फिर क्या बेटा? फॉर्मेट। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं बेटा, सीओजीएस है आपके पास 12, सेल्स है आपके पास लेट से 20, ठीक है। अब बेटा 20 में से 8 चले गए, 12 चले गए, कितने बच गए बेटा आपके पास? 8 ग्रॉस प्रॉफिट। कोई कह दे कि ये गलत फिगर लिखी है बेटा, कोई कह दे कि ये फिगर जो है वो आपके पास गलत लिखी है, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है बेटा। कोई कह दे ये फिगर गलत है, हो ही नहीं सकता ये फिगर गलत है, बिल्कुल सही, लेकिन सर फॉर्मेट गलत है। सही फॉर्मेट क्या है? सेल हो, सीओजीएस हो, और फिर आपके पास क्या हो बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा फॉर्मेटिंग भी आपको चेक करनी होगी कि चीजें सही फॉर्मेट से है या नहीं है। अब एक काम करते हैं बेटा, लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ असर्शन। ये असर्शन का रिकैप होना बहुत जरूरी है बेटा। इधर आ जाए, असर्शन क्या है? असर्शन कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो बात के छुपे हुए मतलब है। रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो बातों के छुपे हुए मतलब है, यानी कि यूं कह लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डायरेक्टर्स का दावा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डायरेक्टर्स का दावा है, उनको असर्शंस कहते हैं। और बेटा असर्शंस क्या है? एसी से कवर पी। अब आ जाओ ए फॉर एलोकेशन, फिगर सही हेड में लिखी है, डायरेक्टर्स का दावा है, आप चेक करो ना। क्लासिफिकेशन सब हेड्स में भी सही लिखी हुई है, डायरेक्टर्स का दावा है, आप चेक करो। कंप्लीटनेस, डायरेक्टर का दावा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट है, आप चेक करो। आपका ये काम है, उनका तो दावा है। एक्यूरेसी, डायरेक्टर्स का दावा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स के टोटल बिल्कुल सही है, चेक करो, आपका दावा है, सॉरी उनका दावा है, आपका काम है चेक करना। कट ऑफ, सारी ट्रांजैक्शन सही पीरियड में रिकॉर्ड की गई हैं, मैनेजर्स का दावा है। जो लिखा है वो रियल ट्रांजैक्शन है, कोई फेक ट्रांजैक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का दावा है। वैल्यूएशन, हर चीज अपनी अपनी मुनासिब वैल्यू पर रिकॉर्डेड है, ईयर एंड वैल्यू होगी बेटा ये आपके पास, मैनेजमेंट का दावा है। एग्जिस्टेंस, ये तमाम चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मैनेजमेंट का दावा है, तुम चेक कर लो। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट टू यूज द एसेट, ऑब्लिगेशन ऑन लायबिलिटीज,
मैनेजमेंट का दावा है, आप कागजात खोल के देख लें, और ये प्रेजेंटेशन लेआउट एंड फॉर्मेट। अब बेटा नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर दी असर्शंस। बेटा ये जो असर्शंस है, अगेन बेटा कुछ असर्शंस होती है बैलेंस शीट की, कुछ असर्शंस होती है इनकम स्टेटमेंट की। जैसे ये जो लफ्ज है अकाउंट बैलेंस, बेटा अकाउंट बैलेंस शो करता है बैलेंस शीट को, ठीक है बेटा। अच्छा मैं अपनी और आप लोगों की याद दहानी के लिए लिख देता हूं बेटा, ACCA कवर P, ये है ना असर्शंस। और बेटा जो लफ्ज ट्रांजैक्शंस का लिखा जाता है, वो ट्रांजैक्शन शो करती है इनकम स्टेटमेंट को। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सही है, इनकम स्टेटमेंट को, ठीक है बेटा। ये लो SOCI, ये लो SOFP, ठीक है। चलो जी, अब बेटा अब जरा सुनिएगा क्या सिलसिला है। ACCA का मतलब क्या है, एलोकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों जगह आता है बेटा, ये दोनों जगह आता है। A फॉर एलोकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन। क्योंकि बेटा आप चेक करो, रेवेन्यू, रेवेन्यू में भी तो एलोकेशन है, माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, इनकम है, एक रेगुलर इनकम है, एक अदर इनकम है, सही है। रेगुलर इनकम, अदर इनकम, क्लासिफिकेशन है। तो बेटा यहां पर आपके पास एलोकेशन, सी फॉर व्हाट बेटा, क्लासिफिकेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ असर्शन इनकम स्टेटमेंट को भी हिट करती हैं, बैलेंस शीट को भी हिट करती हैं, कुछ असर्शन स्पेसिफिक है। बेटा सी फॉर कंप्लीटनेस, दोनों तरफ आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट है, बैलेंस शीट भी कंप्लीट है। ए फॉर एक्यूरेसी, ये भी दोनों जगह पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपके पास ACCA जो है वो दोनों जगह पर आ रहा है। और ए फॉर बेटा क्या आपके पास, एक्यूरेसी। तो बेटा ACCA दोनों जगह को हिट करता है। अब बारी आ रही है कवर की। अब बेटा जरा देखिएगा कवर कैसे करना है। कवर के अंदर C और O खालिस इनकम स्टेटमेंट की असर्शन है, क्योंकि बेटा कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में रिकॉर्डेड है, मैं पीछे जा रहा हूं बेटा डेफिनेशन पे, जो ट्रांजैक्शन, बेटा ट्रांजैक्शन का लफ्ज इनकम स्टेटमेंट को शो करता है, और अकरेंस में भी इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट की चीजें होती हैं, तो बेटा सी और ओ, यानी कि जो तुम्हारा सी और ओ है, सी और ओ, बेटा ये किसको हिट करेगा, ये हिट करेगा आपकी ये इंडिविजुअल एसेट, इसको क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को। तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपके पास कट ऑफ, और फिर क्या आएगा बेटा, अकरेंस। इन दोनों का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, जरा रेफर कीजिएगा। फिर आगे बेटा VER, बच्चे ये जो VER है, VER वैल्यूएशन का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, अभी बताया बेटा, वैल्यूएशन एंडिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू कहां जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। एग्जिस्टेंस, सेल थोड़ी एग्जिस्ट करती है, सेल तो होती है, रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। और R फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट एसेट पर, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, दोनों बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है बेटा। फिर बारी आ रही है P, P का मतलब होता है बेटा प्रेजेंटेशन। अब आप सोचें बेटा, प्रेजेंटेशन तो इनकम स्टेटमेंट की है, बैलेंस शीट की भी है, दोनों की है। तो P बेटा दोनों जगह पर आएगा। P किस पर आएगा बेटा, दोनों जगह पे, प्रेजेंटेशन और P फॉर बेटा प्रेजेंटेशन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बेटा बैलेंस शीट को कौन सी असेशन हिट कर रही है, ये मैंने तुम्हें यहाँ पर लिख दिया है, ACCA VER और P, इधर ACCA CO और P। तो बेटा ये चीजें, मैं आपको एक मशवरा दूं, भाइयों वाला मशवरा, ये बेटा आप याद रखिएगा, कौन सी असेशन इनकम स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, और कौन सी असेशन बैलेंस शीट को इन्फ्लुएंस कर रही है, सही है। ये तमाम चीजें तो आपके पास हो गई। अब आ जाए बेटा नोट, गेम नोटों की हर जगह पे।
अब होता क्या है बेटा, जो आपका एक ऑडिटर है, अब जरा ध्यान से सुने बेटा, जो आपका ऑडिटर है, ये जो आपका ऑडिटर है बेटा, वो प्रोसीजर लगाता है। क्या लगाता है? प्रोसीजर। प्रोसीजर, अप्लाई द प्रोसीजर। अप्लाई व्हाट बेटा? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है? कायरो। प्रोसीजर्स क्या है? कायरो। बेटा ऑडिटर अप्लाई करता है प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा ऑडिटर अप्लाई करता है प्रोसीजर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हासिल क्या करता है? कलेक्ट करता है बेटा एविडेंस को। कलेक्ट क्या करता है बेटा? एविडेंस। बेटा जो आपके पास एक ऑडिटर है बेटा, ऑडिटर अप्लाई करता है प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हासिल क्या करता है? एविडेंस। और बेटा आप याद करो, एविडेंस कैसे होने चाहिए? एविडेंस होने चाहिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। क्या होने चाहिए बेटा? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। यानी कि असल चीज है बेटा सबूत। आपके पास सबूत होने चाहिए। बेटा अब एक चीज जरा नोटिस कीजिएगा कि ऑडिटर क्या कर रहा है बेटा? ऑडिटर प्रोसीजर्स लगा रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और बेटा और आसान लैंग्वेज में बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में असर्शंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होती है? असर्शंस। बेटा ऑडिटर अप्लाई करता है प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, और हासिल क्या करता है? एविडेंस। एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट क्वांटिटी, मेरे ख्याल में दूसरी क्लास में शायद मेरा ये इसका जिक्र हुआ था, जब हम अश्योरेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद वाली चीज। तो बेटा सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा तादाद में सबूत चाहिए। और अप्रोप्रिएट क्या होता है बेटा? क्वालिटी। और आज की इस क्लास में हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो बेटा अब ये स्केच जरा देखें दोबारा से। बेटा ये रिपीटेशन कर रहा हूँ, जरूरी है। ऑडिटर प्रोसीजर लगा रहा है एफएस की असर्शन पे, हासिल कर रहा है सबूत। प्रोसीजर लगा रहा है, जो कर रहा है प्रोसीजर है, जो हासिल कर रहा है सबूत। याद करो मेरे डायलॉग स्टार्टिंग के। ऑडिटर जो करता है वो प्रोसीजर है, जो हासिल करता है वो सबूत है। फिर से रिपीट, ऑडिटर जो कर रहा है वो प्रोसीजर है, जो हासिल कर रहा है वो एविडेंस है। तो एविडेंस कैसे होने चाहिए? ज्यादा सारे और अच्छी क्वालिटी के एविडेंस होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज दी स्केच, और ये स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बेटा, नाउ लेट्स मूव अहेड। और ये बेटा एक आइजा है, आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? ये रहा पीछे। एविडेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? सर एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर प्रोसीजर लगा के हासिल करता है। कितना आसान हो गया। एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर प्रोसीजर लगा के हासिल करता है। फिर से, एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर प्रोसीजर लगा के हासिल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अभी जरा देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। These are all the information and explanation collected by the auditor by applying suitable audit procedures, and those evidences should be sufficient and appropriate. That's it. चलो जी बेटा, ये तो हो गया आपके पास क्या? ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है सर? अभी तो आपको बताया था, कायरो। सर ये सुना सुना लग रहा है। क्यों नहीं सुना हुआ लगेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने पढ़ लिए हैं, पहली क्लास याद करो, बिल्कुल पहली पहली क्लास जिसमें इंट्रोडक्शन था, सब कुछ तो बताया था। सर दोबारा लिख दे? अभी लिख देते हैं। तो बेटा कायरो, ठीक है, स्पेस है मैं इसलिए लिख देता हूँ। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपके पास प्रोसीजर्स हैं, ये जो बेटा आपके पास क्या प्रोसीजर्स हैं, कायरो। कायरो क्या चीज है बेटा? इधर आ जाओ। सी फॉर कॉन्फर्मेशन। और कंफर्मेशन बेटा हमेशा किससे ली जाती है? एक्सटर्नल पार्टी से ली जाती है। एक्सटर्नल पार्टी लाइक योर बैंक, लाइक योर कस्टमर्स, एक्सेट्रा। बेटा एक किसे कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स को। एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजन करके अनयूजुअल चीज का डिफरेंस निकालना।
comparing and investigate the unusual difference. उसके बाद बेटा क्या होता है I3, आई में 3 चीजें आती हैं। एक क्या होता है बेटा इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है बेटा क्लाइंट के स्टाफ से सवाल जवाब करना। ऑल द वे आप ये पढ़ चुकी हो, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी रिपीटेशन अच्छी हो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइंट स्टाफ। फिर क्या होता है बेटा आपके पास इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। बेटा एक और चीज क्या होती है आपके पास इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है बेटा कायरो CI3। फिर बेटा आपके पास क्या होता है R2। बेटा एक होता है रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट। बेटा रिकैलकुलेट का मतलब क्या होता है बेटा रिकैलकुलेट का मतलब क्या होता है कि आप, और एक होता है रीपरफॉर्म। रिकैलकुलेट का मतलब होता है बेटा कैलकुलेटेड फिगर का ये जैसे कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस कर देना। और रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है ऑडिटर वो काम खुद करता है और उससे कंपैरिजन करता है मैनेजमेंट से। फिर कहते हैं बेटा ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। क्या बेटा ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये आपके प्रोसीजर्स है कायरो, आपको याद होने चाहिए। आपको याद है कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, I3 इंक्वायरी, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट एंड डॉक्यूमेंट, रिकैलकुलेट, रीपरफॉर्म और ऑब्जर्वेशन। अब बेटा दोबारा एविडेंस क्या है, ऑडिटर कायरो लगा के सबूत हासिल करता है। सबूत क्या है, हर वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर कायरो लगा के हासिल करता है। कायरो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स। आगे बढ़ो। अब आ जाओ बेटा एविडेंसेस, ये बेहतरीन है। एविडेंसेस कैसे होने चाहिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट। अब आ जाओ बेटा सफिशिएंट किसे कहते हैं sufficient, this includes quantity of evidence and sufficiency depends on some factors like, बेटा एक छोटी सी बात, quantity of evidence, quantity of evidence, एक ऑडिटर के पास ज्यादा सारे सबूत होने चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूं बेटा, जब कोर्ट रूम होता है ना, जज अदालत, अदालत क्या बोलता है तमाम सबूतों और गवाहों, सबूतों एविडेंसेस। आप भी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज करने बैठे हो, एक सबूत नहीं चाहिए, ज्यादा सबूत चाहिए। और बेटा सफिशिएंसी डिपेंड किस पे करेगी, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। और वो फैक्टर क्या है, जैसे ये रहे लाइक नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की नॉलेज है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक ऑडिटर हूं और मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो बेटा मैं तो उसको चेक ही नहीं कर सकता। नंबर 2 लेवल ऑफ रिस्क असेस्ड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आपको क्या खदशा लग रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में रिस्क हो सकता है। अगर रिस्क है, एग्जांपल प्रोविजन, क्योंकि बेटा जो प्रोविजन होता है वो डायरेक्टर्स अपनी जजमेंट से बनाते हैं और उसमें गलती के चांसेस हैं, ज्यादा सबूत चाहिए। लेवल ऑफ मटीरियलिटी यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द अमाउंट। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू में। फिर क्या लिखा बेटा मैटर अंडर कंसिडरेशन नॉन फाइनेंशियल। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी पे एक लीगल केस चल रहा है और मैं कह रहा हूं अगर मैं केस हार गया तो $10 का फाइन लगेगा। $10 ओनली, मिलियन शिलियन नहीं है। इमटेरियल अमाउंट है बेटा, छोटी सी अमाउंट है $10 कंपनी के लिए, कंपनी के लिए। लेकिन ऑडिटर कह रहा है नहीं यार ये नॉन फाइनेंशियल है, बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है, मैं चेक करूंगा। कर ले भाई, चेक कर ले, सबूत चाहिए। सो बेटा अब क्या ये सबूत है, सफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स लाइक ये जो आपके सामने लिखे हैं। फिर आ जाओ बेटा अप्रोप्रिएट, एक होता है सफिशिएंट, एक होता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट किसे कहते हैं बेटा, जरा ये भी देखें, ये रहा अप्रोप्रिएट कहते हैं बेटा क्वालिटी ऑफ एविडेंस को, और क्वालिटी फर्दर स्प्लिट इनटू टू, रेलिवेंस और रिलायबल। बेटा क्वालिटी भी दो हिस्सों में टूटती है, रेलिवेंस और रिलायबल। रेलिवेंस क्या है, इट रेफर्स रेलिवेंट प्रोसीजर टू वेरीफाई रेलिवेंट असर्शन। बड़े काम की बात है बेटा, मैं यहाँ पे आपके सामने डब्बा बना रहा हूं, डब्बे में जरा देखना बेटा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रोसीजर्स,
क्या लिख रहा हूं बेटा? प्रोसीजर्स। और दूसरी तरफ बेटा मैं लिख रहा हूं असर्शंस। अब बेटा एक छोटी सी बात, मैं 2 पॉइंट्स लिखता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए, ताकि यहाँ पर लंबी नहीं हो। आगे जाएंगे तो बेटा आगे फिर असर्शन में हमने स्विमिंग करनी है, मतलब असर्शन में ही खेलना है। अब बेटा एक असर्शन है एग्जिस्टेंस। कैसे चेक करोगे? रेलिवेंट प्रोसीजर टू वेरीफाई रेलिवेंट असर्शन। मतलब अब जरा सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं बराबर वाले रूम में 4 यूनिट्स खरीद के लाया हूं मैं, वो पड़े हुए 4 यूनिट्स। कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे चल के देख लेते हैं। तो बेटा प्रोसीजर पता है क्या बना? प्रोसीजर बना इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। प्रोसीजर क्या बना? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। एक एसेट को इंस्पेक्ट करूंगा, एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी। तो बेटा इसका प्रोसीजर क्या बनेगा? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इससे एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी। बेटा एक असर्शन है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है टोटल ठीक है, मैं तो रिकैलकुलेट करूंगा, रिकैलकुलेट करके एक्यूरेसी कंफर्म हो जाएगी। तो बेटा इसको कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी में पहली चीज क्या है? रेलिवेंस। दूसरा क्या बेटा? रिलायबल। रिलायबल क्या है? दिस रेफर्स ट्रस्टवर्थी सोर्स ऑफ एविडेंस। ट्रस्टवर्थी, जिसपे भरोसा किया जा सके। बेटा कौन से एविडेंसेस है जिसपे आप भरोसा करोगे? पहला पॉइंट, सर लिखत पे भरोसा होता है, ओरल पे भरोसा थोड़ी है, रिटन पे भरोसा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। फोटोकॉपी पे भरोसा नहीं करना, ओरिजिनल पे भरोसा करना। इसीलिए आप देखो कहीं आप जाते हो और एनआईसी की कॉपी जमा करानी पड़ती है, वो कहता है ओरिजिनल एनआईसी दिखाओ। ओरिजिनल देखते हैं बेटा, ओरिजिनल की वैल्यू होती है, ये फोटोकॉपीज की थोड़ी। अच्छा बेटा एक और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं। प्रैक्टिकल क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकली ये होता है कि जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर्स जाते हैं कंपनी का ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, तो देखा क्लाइंट के वहां पे कोई जूनियर स्टाफ है। मिसाल के तौर पे मैं हारिस सनीफ, एक लोअर लेवल क्लर्क हूँ। आप बड़े ऑडिटर, आप आए मेरे पास, आपने बोला यार हारिस साहब ये रिकैलकुलेट करके तो दे दो। ये नहीं करना चाहिए। आइजा में लिखा हुआ है कि कोई भी सबूत ऑडिटर को चाहिए, वो ऑडिटर खुद उस सबूत को ट्रेस करे, किसी और को डेलीगेट ना करे। तो बेटा यहां पर एक पॉइंट आएगा, ऑडिटर हिमसेल्फ। ऑडिटर हिमसेल्फ। और भी बेटा 2 पॉइंट्स और आएंगे। 5 चीजें होनी चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा बेटा ऑडिटर हिमसेल्फ का मतलब ये है कि ऑडिटर should collect the evidence by himself। आगे बेटा नो डेलीगेशन टू द क्लाइंट स्टाफ। क्लाइंट के स्टाफ को बेटा डेलीगेट करने की गलती नहीं करना। अच्छा एक और चीज है बेटा आपके पास, इंटरनल सोर्स। अच्छा बेटा कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो इंटरनली रिलायबल होते हैं। मैं अल्फाज क्या लिख रहा हूं? कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो इंटरनली रिलायबल होते हैं। मिसाल, अब बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, मेरी कंपनी में कैमरा लगा है या नहीं, तो पड़ोसियों से जाके थोड़ी पूछेंगे, तो वो तो इंटरनली ज्यादा रिलायबल है, इंटरनली ज्यादा रिलायबल है। तो बेटा यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, और वो क्या है कि आपके पास सम एविडेंसेस आर रिलायबल from the internal source, like to perform TOC, like to perform what beta? TOC। और बेटा 5वां एक पॉइंट है एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा बेटा कुछ एविडेंसेस एक्सटर्नली रिलायबल होते हैं। बेटा बगैर केस के तो बात करनी नहीं चाहिए, केस सिनेरियो क्रिएट करता है। आपने मुझसे बोला हारिस भाई बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैंने कहा ये लो, फोटोकॉपी थी।
आपको भरोसा नहीं होना चाहिए, आपने बोला नहीं यहाँ पर मैं बैंक से एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी करूंगा, कर लो जाके एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो बेटा ये क्या है, सम एविडेंसेस आर रिलायबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, लाइक बेटा क्या, बैंक कंफर्मेशन, लाइक क्या बेटा, बैंक कंफर्मेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कि बेटा जो आपके पास असर्शंस हैं, उन असर्शंस के ऊपर आपको सबूत इकट्ठा करना है। बेटा दोबारा असर्शन तो मैंने आपको रिकैप भी करवा दिया था अभी इसी वीडियो में, इधर आ जाओ बेटा दोबारा। ऑडिट एविडेंस क्या है, एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर हासिल करता है सब प्रोसीजर लगा के। और एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, तादाद, डिपेंड करती है ऑडिटर की नॉलेज पे, रिस्क पे, मटीरियलिटी पे, मैटर क्या है। एप्रोप्रिएट, क्वालिटी। दो बातें, नंबर वन रेलिवेंस, रेलिवेंस, रिलायबल। रेलिवेंस मतलब रेलिवेंट प्रोसीजर टू वेरीफाई रेलिवेंट असर्शन। एग्जिस्टेंस देखनी है तो एसिड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एसिड ही लगेगा, एक्यूरेसी देखनी है तो रिकैलकुलेट ही लगेगा। रिलायबल भरोसेमंद, सोर्सेज ऑफ एविडेंस, रिटर्न लिखा हुआ, ओरिजिनल हो, ऑडिटर खुद करे किसी और को डेलीगेट ना करे। कुछ एविडेंसेस इंटरनली रिलायबल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। सही है, अब आ गया बेटा। नाउ दिस इज द थिंग, now this is the last topic of this class and it's a management expert. Beta, who is management expert? If I talk about the expert, who is the expert? आइजा की लैंग्वेज में, आइजा 500 की लैंग्वेज में बेटा एक्सपर्ट वो है, पहले इधर सुने उसके बाद इसको पढ़िएगा। बेटा एक्सपर्ट हर वो आदमी है, एम्प्लॉय या आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का ना, ऑफ कंपनी, ऑफ क्लाइंट एंटिटी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है, एम्प्लॉय या आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट एंटिटी हु इज एक्सपर्ट इन द फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। बेटा ये वो बंदा है जो अकाउंट्स और ऑडिट में महारत हासिल नहीं रखता, किसी और फील्ड में महारत हासिल रखता है। एग्जाम्पल लॉयर, एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर, एग्जाम्पल कारपेंटर, एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका अकाउंट्स और ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन his work has impact on the financial statements। बेटा ये बड़े कमाल की बात है, उसके काम का इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कैसे, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं। बेटा लॉयर है, ये देखो एग्जांपल, एक लॉयर है, मेरे ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, गलती मेरी है, मिसाल मिसाल, एक और लॉयर आके मुझे कहता है हारिस भाई 75% चांसेस है तुम केस हार जाओगे। उसने बोला और चला गया। मैं सोच रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मैंने कहा यार लॉयर तो डरा के चला गया, 75% चांसेस है। याद आया IAS 33 कहता है प्रोबेबल है, प्रोविजन बुक करो। लॉयर को नहीं पता कि प्रोविजन क्या होता है, उसको नहीं पता बैड डेट क्या है, उसको नहीं पता एक्रूअल क्या है। उसने तो ये बोलना है दफा ये, तो इसके तहरीर के जो भी है आपकी कानून की वो सेक्शंस, उसके तहत आपको ये सजा मिल जाएगी भाई, या ये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन लॉयर ने क्या किया, लॉयर एक्सपर्ट है अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट में, ठीक है ना बेटा। लेकिन उसके काम का इंपैक्ट किस पे आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बेटा लॉयर डिटरमाइन कर रहा है परसेंटेज ऑफ केस, तो बेटा इंपैक्ट किस पर चला जाएगा, प्रोविजन के ऊपर। IAS 37। एक मैकेनिकल इंजीनियर है बेटा, मैकेनिकल इंजीनियर, उसको नहीं पता ये मशीन्स का इंजन्स का मैकेनिक है, मैकेनिकल इंजीनियर फॉर एग्जांपल, कोई इंजन्स वगैरह, इसको नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या होती है। मैं एक नई मशीन लेकर आया हूं, ऐसे मिसाल इंजीनियर के पास लेके गया, मैकेनिकल इंजीनियर, इसने बेटा डिटरमाइन की
लाइफ ऑफ मशीन। मेरा इंजीनियर मुझे कहता है कि हारिस भाई आपकी मशीन 5 साल चलेगी, 100 रुपए की खरीदी थी, $100 की, मिलियन की। मेरा मैकेनिकल इंजीनियर मुझे कह रहा है हारिस भाई मशीन 5 साल की चलेगी, 5 साल पे डेप्रिसिएशन, उसको नहीं आता डेप्रिसिएशन। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, इम्पैक्ट किसके ऊपर चला गया? डेप्रिसिएशन के ऊपर। IS 16। एक और मिसाल, यही मैकेनिकल इंजीनियर है, साल बाद आता है मुझे कहता है हारिस भाई आपकी मशीन बेकार हो गई है, चल नहीं रही, खराब हो गई है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग। उसको नहीं आता, उसने अपना काम किया लेकिन उसके काम का इंपैक्ट रिफ्लेक्शन आ रही है, उसकी काम की छींटें गिर रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। डिटरमाइन कंडीशंस ऑफ मशीन। ठीक है बेटा, अब आप बताओ इंपैक्ट किस पे चला जाएगा? इंपेयरमेंट पे, IS 36। अब आप बेटा मुझे बताओ, ये और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं बेटा। ये लॉयर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये या तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं या कंपनी ने इनको आउटसोर्स किया हुआ है, इनको ये एक्सपर्ट है इन द फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। लेकिन बेटा उनके काम का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। मिसालें मैंने आपको दे दी, लॉयर, मैकेनिकल इंजीनियर। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हु आर यू? आपकी तारीफ जी, आपकी तारीफ, आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो। एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, दूसरी हर वो चीज जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है। ऑडिटर दो चीजें चेक कर रहा है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा हर वो चीज जिसका इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसमें से एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है। तो बेटा अब आप जरा देखिएगा, नोटों की गेम है बेटा हर जगह। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। ISA 500 says that जब आप बेटा, आप कौन? आपकी तारीफ, आप एक्सटर्नल ऑडिटर, मैं हारिस मैनेजमेंट। जब आप ऑडिट करने आओगे तो बेटा आप ये चीज सोचो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन लोगों का भी इन्फ्लुएंस आया होगा। तो आइजा कहता है इनसे मिलो, लॉयर से मिलो, मैकेनिकल इंजीनियर से मिलो, इनसे बात करो, क्योंकि बेटा इनके काम का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ रहा है। लेकिन इनके काम को इवैल्यूएट करना, रिलाय नहीं करना, इनके काम को इवैल्यूएट करना, रिलाय करने से पहले कुछ फैक्टर देख लेना। आइजा पासो सेज दैट external auditors should have discussion with the management experts। बेटा आई होप आप बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं। with the management experts, comma, evaluate their work लेकिन कुछ फैक्टर कंसीडर करना बिफोर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बेटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट सम फैक्टर्स should be considered। बेटा but some factors, सही है, some factors should be considered before relying on management experts। बेटा आपको कुछ फैक्टर कंसीडर करने हैं। अब मिसाल के तौर पे बेटा मैं हूं वो मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एक्सपर्ट हूं इंजन्स में,
मशीन्स में, ठीक है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आती, लेकिन आप मेरे पास आओगे, आप मुझे बोलोगे हारिस भाई आपने क्या सोच के लाइफ एस्टिमेट की है, आपको मेरी बातें समझ आती हैं तो सही है, नहीं आती तो फिर बेटा आप अपना एक्सपर्ट ले आना, वो चेक कर लेगा, वो इंजीनियर आपका होगा, फिर वो ऑडिटर एक्सपर्ट होगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं होगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो मेरा एम्प्लॉय है। तो बेटा अब जरा सुने क्या फैक्टर कंसीडर करोगे, जरा ध्यान से सुनिएगा तवज्जो के साथ। आप ऊपर से नहीं आना, लेवल में सिंपल सीधी बात करेंगे। आप मुझे बोलोगे हारिस भाई आपने क्या सोच के ये मशीन की लाइफ 20 साल 2 साल 5 साल एस्टिमेट की, मैं आपको अपनी चीजें बताऊंगा। बेटा बाज लोगों के बताने का अंदाज ऐसा होता है कि अपनी फील्ड का ना भी बंदा हो ना तो वो समझ जाता है, वो समझ जाता है यार ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, वो समझ में आ जाती है। तो बेटा अब क्या सिलसिला है, क्योंकि बाज लोग एक्सप्लेन इतने अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि यार बात समझ में आ जाती है बहुत जल्दी। तो बेटा क्या चीज है, आइजा 500 कहता है कि ऑडिटर्स को उनसे मिलना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, उनके काम को इवेल्युएट करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन फैक्टर्स कंसीडर करना बिफोर रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बेटा फैक्टर क्या है जरा सुनिएगा, आपने फैक्टर कंसीडर करना है उसकी कॉम्पिटेंसीज। क्या चीज कंसीडर करनी है बेटा, कॉम्पिटेंसीज। अब अगर मैं बोलूं बेटा कॉम्पिटेंसीज में उसकी क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी, उसका एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, कॉम्पिटेंसीज वो इस लायक है या नहीं है। बेटा आपने उसकी प्रोफेशनल बिहेवियर भी चेक करना है, बात करने का अंदाज, उसका बिहेवियर, ऑफिस डेकोरम, बेटा ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन हैंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। प्रोफेशनल बिहेवियर ये आपने चेक करना है। बेटा आपने साथ साथ ये भी चेक करनी है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आपने बेटा मार्केट रेपुटेशन भी चेक करनी है। अच्छा ये मार्केट रेपुटेशन बेटा लाजमी जब चेक करना इफ इट इज आउटसोर्स्ड, इफ इट इज व्हाट बेटा आउटसोर्स्ड, यहां पर भी यही आएगा इफ इट इज आउटसोर्स्ड। तो बेटा ये आपने कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर रिलाय करने से पहले। और बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इसलिए नहीं देख रहे कि मुझे अपना काम करना आता नहीं, इसलिए क्योंकि इसके काम का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की, ऑडिटर प्रोसीजर लगा के सबूत इकट्ठा करता है, सबूत सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, और ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट अकाउंट्स ऑडिट नहीं आता, काम का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है। तो आइजा हमें कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए इन लोगों से जाके मिले, लेकिन इनकी बातों में नहीं आना, कुछ फैक्टर कंसीडर करना, दैट्स ऑल। सबूत मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तो सजेशन होगी कि दोबारा से रिपीट कर लेना और इसको रिटेन रखना, ये आपको अगले कई टॉपिक्स में हेल्प होगी ये इस चैप्टर की। और हमारी जो डिस्कशन होगी वो यही होगी, प्रोसीजर असेशन, सही है। तो चले बेटा क्लास यहाँ ये वाली क्लास लेक्चरिंग वीडियो यहाँ तक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।